नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मॉड्यूल 9 यानी कि इंडस्ट्री एनालिसिस के थर्ड वीडियो पे। ये इंडस्ट्री एनालिसिस का हमारा फाइनल वीडियो होगा। इससे पहले दो वीडियोस में हमने जिन पॉइंट्स की बात करी है, पहला था पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस और दूसरा था पेस्टल एनालिसिस। ये दोनों ही बातें, पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस, ये इंडस्ट्री को देखती हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। ओवरऑल इंडस्ट्री का क्या चैलेंज है, इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं, इन दोनों एनालिसिस का यही ध्येय है, इन दोनों एनालिसिस का यही बेसिस है। पेस्टल एनालिसिस एक बाहरी इन्वेस्टर की तरह, एक फॉरेन इन्वेस्टर की तरह हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एनालाइज करने की कोशिश करती है। जबकि पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस में हम सीधा उस इंडस्ट्री के बारे में ये देखते हैं कि उसमें कितने रिस्क्स हैं, कितने कंपटीशन का रिस्क है, नए एंट्रीज़ का क्या रिस्क है, सब्स्टिट्यूट्स का क्या रिस्क है, और इस तरह के 5 पॉइंट्स हम देखते हैं। ये दोनों ही एनालिसिस समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंडस्ट्री की ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने रखती हैं। इन दोनों एनालिसिस को, पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस को और पेस्टल एनालिसिस को, अगर हमने अच्छी तरीके से करा है तो हम इकोनॉमी को उस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में एक व्यू बना सकते हैं। और इस तरह की एनालिसिस करते करते, चाहे हमें इकोनॉमी का उस समय कितना ज्ञान था जब हमने एनालिसिस शुरू करी या नहीं था, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे हम इन एनालिसिस में आगे चलते हैं तो हमें काफ़ी नॉलेज इकोनॉमी की होती चली जाती है, क्योंकि हम पता करने की कोशिश करते हैं नई नई चीज़ें। चाहे हम इंटरनेट पर ही सर्च डालें, फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, चाहे हम पोर्टर्स एनालिसिस कर रहे हैं या पेस्टल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम जब टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर के स्पेसिफिक सर्च डालेंगे इंटरनेट पे, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में सब्स्टिट्यूट्स का क्या खतरा है, कंपटीशन इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, जब आप इस तरह की स्पेसिफिक सर्चेस डालेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, बहुत सारे वेब पेजेस खुलेंगे, डिफरेंट फाइनेंशियल वेबसाइट्स के वेब पेजेस खुलेंगे, तो उससे हम बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं इंटरनेट से, तो स्पेसिफिक सर्च डालना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि आपकी जो वर्ड्स आप चुन रहे हैं वो सही है या गलत है। आप ये देखिए उन वर्ड्स का जो मतलब आ रहा है वो सही है, जो आप पता करना चाहते हैं क्या वही है, और उस तरह की सर्च गूगल पे डाल दीजिए, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगी। फिर आपके ऊपर है, आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करिए, उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करिए, जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको सेव करिए, उनके प्रिंट आउट्स लीजिए, अंडरलाइन करिए, बेकार के पॉइंट्स को फिल्टर करिए। अब हम आते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के थर्ड एस्पेक्ट पे, या तीसरी तरीके से जिस तरीके से इंडस्ट्री एनालिसिस की जा सकती है, और वो है BCG एनालिसिस, यानी कि बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की एनालिसिस। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस यानी कि BCG एनालिसिस में हम इंडस्ट्री को देखते हैं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के हिसाब से और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। पेस्टल और पोर्टर्स में हमने चैलेंजेस, सब्स्टिट्यूट्स, ये सब देखा था। अब हमें BCG एनालिसिस में देखना है कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर सकती है और इसमें कितना पैसा, कितना कैश जनरेट किया जा सकता है, क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री का, और उस इंडस्ट्री के साथ किस तरीके से इस कंपनी का इंटीग्रेशन है। यानी कि जिस कंपनी के बारे में हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस इंडस्ट्री की कितनी बड़ी प्रेजेंस है। सबसे पहले तो ये कि वो इंडस्ट्री कितना ग्रो कर सकती है, उसके बाद इस पर्टिकुलर कंपनी की उस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी प्रेजेंस है, उस सेक्टर में कितनी बड़ी प्रेजेंस है, कितना बड़ा मार्केट शेयर है उसके पास, क्या वो सेक्टर ग्रो कर रहा है। अगर वो सेक्टर ग्रो कर रहा है तो क्या मेरी ये कंपनी भी ग्रो करना चाहती है, उसका मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है, क्या ये कंपनी उसके साथ ग्रोथ ले सकती है, कितना मार्केट शेयर आज है इस कंपनी का और कितना मार्केट शेयर आगे चल के इस कंपनी का हो सकता है। इसमें BCG एनालिसिस में हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन की बातें नहीं करते, हम फियर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की बात बहुत ज़्यादा नहीं करते। हम इस पर्टिकुलर एनालिसिस में कंपनी और सेक्टर को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जिस कंपनी के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, उसकी सेक्टर में किस तरह की प्रेजेंस है। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से BCG एनालिसिस आगे बढ़ती है। BCG एनालिसिस में जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। BCG एनालिसिस में फिर से इन्होंने सिंबल्स के रूप में कुछ एनिमल्स का इस्तेमाल किया है। इसका किसी भी रिलीजन
कास्ट या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए तैयार की गई है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस या बीसीजी एनालिसिस हमारे देश में तैयार नहीं की गई थी। ये सिर्फ जो इसमें एनिमल्स यूज़ किए गए हैं सिंबॉलिक एनिमल्स हैं, इनसे किसी भी तरह का मेरा या आपका या किसी भी इन्वेस्टर का पॉलिटिकल, रिलीजियस या कल्चरल व्यू नहीं दिखता। तो प्लीज़ मैकेनिकल होकर के सिर्फ एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट ही इस बीसीजी एनालिसिस को समझिएगा। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है स्टार्स। सबसे पहला सिंबल जो लिया जाता है बीसीजी एनालिसिस में वो है स्टार्स। तो बीसीजी एनालिसिस में इस तरह के 4 सिंबल्स लिए जाते हैं, स्टार्स, काउज, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। सबसे पहला सिंबल आता है स्टार्स। स्टार्स का मतलब है वो कंपनीज जो कि एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही हैं, क्योंकि उस कंपनी का ऑलरेडी बहुत अच्छा शेयर है उस सेक्टर में और सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इसलिए ये कंपनी काफ़ी सारा कैश जनरेट करती चली जाती है और आगे प्रोग्रेस करती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका समझाने के लिए इन्फोसिस आईटी सेक्टर में कई सालों से एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर इन्फोसिस ने आईटी सेक्टर में ले रखा है। आईटी सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है और उसके साथ साथ इन्फोसिस भी ग्रो कर रही है। तो ये होते हैं स्टार्स, यानी कि रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में एक रैपिडली ग्रोइंग कंपनी जिसका ऑलरेडी मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियसली सेक्टर ग्रो करता है, उसके साथ कंपनी ग्रो करती है, कंपनी का मैनेजमेंट भी प्रोएक्टिव है, तो इससे कैश जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है और जितना कैश जनरेशन होता है उतनी कंपनी आगे चलती है, हमारे शेयर की कीमत बढ़ती है। तो सबसे पहली कैटेगरी हुई स्टार्स की। इसी के सामने दूसरी कैटेगरी रखते हैं हम क्वेश्चन मार्क्स की। क्वेश्चन मार्क्स का मतलब है वो सेक्टर्स जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो कंपनीज, रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर्स में वो कंपनीज जिनका मार्केट शेयर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये जो कंपनीज हैं रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर्स में, सेक्टर्स बहुत प्रॉमिसिंग है, यानी कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन इस कंपनी का भी नहीं पता कि कंपनी सेक्टर के साथ कितनी ग्रोथ लेगी, कितनी नहीं लेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आगे बढ़ जाए, या हो सकता है ये एक्सपेंशन की वजह से या एक्सपेंशन के चक्कर में काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दें लेकिन एक्सपेंशन अचीव ना कर पाएँ, रेवेन्यूज़ में एक्सपेंशन अचीव ना कर पाएँ, अपना क्लाइंट बेस ना बढ़ा पाएँ, अपने बिजनेस को ना बढ़ा पाएँ। क्वेश्चन मार्क के 2 नतीजे होंगे, या तो कंपनी स्टार बनेगी या नीचे चली जाएगी, यानी कि रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में उस कंपनी का शेयर बढ़ता चला जाएगा तो वो स्टार बन जाएगी। अगर कंपनी रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में काम नहीं कर पाती, ठीक से बिजनेस अपना आगे नहीं बढ़ा पाती, लेकिन पैसा खर्च कर देती है अपने एक्सपेंशन के लिए, तो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी, कंपनी बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकती है, कंपनी डूब सकती है और हमारा शेयर नीचे आ सकता है। मैं दोनों ही बातों के एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले वो कंपनी जो फेलियर साबित हुई रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में, सबसे बड़ा एग्जांपल रिलायंस पावर। एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करा गया एक्सपेंशन के लिए, लेकिन प्लान्स मटेरियलाइज नहीं हुए, नतीजा कंपनी बैंकरप्सी की तरफ गई, कंपनी प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाई और शेयर प्राइस नीचे आई, कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। दूसरा एग्जाम्पल फेलियर का ही सबसे पहले मैं लूँगा, वो है फ्यूचर ग्रुप। रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर था रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए जो पैसे खर्च किए, जो लोन्स उन्होंने लिए, उतना रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाए, नतीजा कंपनी बैंकरप्सी की तरफ गई और बाज़ार में ख़रीदारों की लाइन लग गई उसे ख़रीदने के लिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं उन कंपनीज़ की जो कि आगे बढ़ी, रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में जो क्वेश्चन मार्क की तरह शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने मार्केट शेयर अपना बढ़ा लिया और सेक्टर के साथ साथ आगे बढ़ती गई। रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो रीसेंट एग्जाम्पल है रिलायंस जियो। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था कुछ साल पहले, उसके अंदर एंट्री ली। क्वेश्चन मार्क की तरह जियो आया था, लेकिन क्वेश्चन मार्क से वो स्टार में कन्वर्ट हो गया। वो मार्केट शेयर अपना बढ़ाता ही चला गया, चाहे किसी भी तरीके से, और उसने कस्टमर्स को इंसेंटिव्स दिए हों, कोई भी स्कीम्स निकाली हों, बट उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत थी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, 20-20 साल से जो कंपनीज काम कर रही थी, उनकी जड़ों को जियो ने हिला के रख दिया। तो जियो इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल जो क्वेश्चन मार्क से स्टार की तरफ गया, यानी कि रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में क्वेश्चन मार्क यानी कि छोटे से मार्केट शेयर के साथ शुरू हुई थी जियो, और फिर एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में बड़ा मार्केट शेयर लेकर के आज जियो मार्केट लीडर हो गया। दूसरा एग्जांपल जो क्वेश्चन मार्क से स्टार की तरफ गई कंपनी, वो है HDFC बैंक।
आज से 15-20 साल पहले बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसी समय एक क्वेश्चन मार्क की तरह शुरू हुआ था HDFC बैंक, लेकिन HDFC बैंक अपनी पॉलिसीज़ के साथ, अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ बहुत तेज़ी से मार्केट शेयर को कैप्चर करता चला गया। इंडस्ट्री यानी कि प्राइवेट बैंकिंग बढ़ती चली गई, उसके साथ साथ HDFC बैंक भी बढ़ता चला गया और फाइनली एक क्वेश्चन मार्क से HDFC बैंक बना एक स्टार यानी कि रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में एक रैपिडली ग्रोइंग कंपनी बड़े मार्केट शेयर के साथ। आज HDFC बैंक पूरी तरीके से वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक है, एक पूरी तरीके से अपने सेक्टर में मजबूती के साथ खड़ा हुआ बैंक है, खूब सारे कैश जनरेशन के साथ। अब ऐसे कैश जनरेशन के साथ जब आप एक स्टार बन जाते हैं तो अब आपकी कंपनी को हिलाना मुश्किल हो जाता है। इतना ज़रूर है कि क्वेश्चन मार्क से स्टार बनते समय जितनी ग्रोथ हमको मिली थी, अब स्टार बनने के बाद उतनी ग्रोथ हो सकता है ना मिले, उतना ग्रोथ रेट हमको ना मिले। तो शेयर की प्राइस क्वेश्चन मार्क से स्टार की तरफ जब जाती है कंपनी, यानी कि जब कंपनी का भी फ्यूचर का आइडिया नहीं है और फिर वो स्टार बन जाती है, तो वहाँ पे जो हमें शेयर प्राइस में ग्रोथ मिलती है वो स्टार बनने के बाद नहीं मिलेगी। इन्फोसिस में हज़ारों लाखों गुने की शेयर प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है पिछले 20-25-30 सालों में, लेकिन अब उतना हज़ारों लाखों गुना इन्फोसिस आगे नहीं बढ़ सकता, अब स्टार बन चुका है वो। तो जैसे कि हमने पहले भी कुछ मॉड्यूल्स में देखा था कि एक बार कंपनी जब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे वो स्टेबल ग्रोथ फेज़ में आ जाती है, फिर बहुत रैपिड ग्रोथ फेज़ में नहीं आ सकती वो कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है। एक और एग्जाम्पल जिसमें आपको दोनों तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे, एक ऐसा सेक्टर जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क से फ्लॉप के एग्जाम्पल भी मिलेंगे और जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क से स्टार के एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, वो है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन में बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके अच्छे मार्केट शेयर्स थे, रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर था एविएशन, बट इंडस्ट्री की जो अपना कंपटीशन था, इंडस्ट्री की जो अपने चैलेंजेस थे, उसकी वजह से कुछ फ्लॉप हो गए और कुछ स्टार बन गए। तो हमारे सामने जब हम क्वेश्चन मार्क्स की बात करते हैं तो दोनों ही तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्वेश्चन मार्क ही वो कंपनीज हैं जो एक वैल्यू इन्वेस्टर ढूंढता है। क्वेश्चन मार्क में ही हमको वो कंपनीज मिलती हैं जो कि इस समय अंडर वैल्यूड हैं और आगे बिजनेस अपना आगे ले जा सकती हैं, रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर्स में हैं या स्टेबल सेक्टर्स में भी हमको क्वेश्चन मार्क्स मिल जाते हैं। इन क्वेश्चन मार्क्स की एनालिसिस करना ही एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम इन कंपनीज की एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं और अच्छी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क्स में जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगर कंपनी फ्लॉप भी होती है तो हमारा पोर्टफोलियो रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि हमने तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रखा है। लेकिन अगर कंपनी स्टार बनती है तो वो कंपनी हमारे पैसे को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ऊपर ले जा सकती है, यानी कि 1 लाख के 1 करोड़ भी बन सकते हैं और 10 करोड़ भी बन सकते हैं सिर्फ उसको होल्ड करने से। तो देखिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना ज़्यादा है, मतलब रिस्क कितना कम है और रिवॉर्ड कितना बड़ा है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स, जो प्रॉमिसिंग क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनको रखेंगे, सारे तो फ्लॉप नहीं होंगे, ना ही सारे के सारे इन्फोसिस बनेंगे। ज़्यादातर कंपनीज बीच में कहीं ग्रोथ लेंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 10 to 15 टाइम्स की ग्रोथ बहुत ईजी होती है किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए। यहीं से ही कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मल्टीबैगर स्टॉक्स का। अगर हमने सही क्वेश्चन मार्क्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो 10 से 20 गुना की ग्रोथ हमें बहुत इजीली मिल सकती है, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन मार्क्स निकलेंगे वो तो हज़ारों गुना हो जाएंगे, सौयों और हज़ारों गुना हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ अच्छे क्वेश्चन मार्क्स अपने मल्टीबैगर स्टॉक पोर्टफोलियो में रखते रहना है, फिर बस शांति से वेट करिए। अगर कोई फ्लॉप भी हो रहा है तो आपके पोर्टफोलियो को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन मार्क फ्लॉप की तरफ भी जा रहा है तो बाकी जो स्टार बनने की तरफ जा रहे हैं या जो 10-20 गुना भी ऊपर बढ़ रहे हैं, वो सारा पोर्टफोलियो आपका संभाल के ऊपर ले जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। यही क्वेश्चन मार्क वो एरिया है जिसमें मुझे और आपको काम करना है। और जो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेगा कि क्वेश्चन मार्क में हमें काम करना है, अपने आप हमें रिसर्च की मेहनत की तरफ वो चीज़ ले जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स में रिसर्च करना सबसे मुश्किल काम है। एक स्टार को आइडेंटिफाई करना तो कोई बड़ी बात नहीं, सारी दिन खबरें ही उनकी आती हैं। बाकी भी अभी जो 2 ग्रुप्स की हम बात करेंगे, कैश काउस की और डॉग्स की, उनकी भी खबरें बहुत ज़्यादा रहती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है इन क्वेश्चन मार्क्स पे काम करना। क्वेश्चन मार्क्स जैसे मैंने कहा दोनों तरफ जा सकते हैं, बट उससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव की तरफ जिनका रिजल्ट गया है, जो फ्लॉप हुए, उन क्वेश्चन मार्क्स से बिल्कुल मत घबराइए। अपने पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस कर दीजिए, डाइवर्सिफाई कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क कंपनीज में एनालिसिस से ही हम एक तो मल्टीबैगर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और दूसरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं।
हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा था कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे रिस्क को मिटिगेट करता है, हमारे रिस्क को लिमिट करता है। बट अब आप यहाँ देखिए, बीसीजी एनालिसिस में जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिनके ऊपर हमारी सारा का सारा मल्टी बैगर स्टॉक पोर्टफोलियो बेस्ड है, अब देखिए कि डाइवर्सिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन क्वेश्चन मार्क्स के लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए। मान लीजिए हमने 20 कंपनीज क्वेश्चन मार्क की अपने पोर्टफोलियो में रखी। अब या तो हमारी एनालिसिस का तरीका बिल्कुल ही गलत है, तो 20 की 20 फ्लॉप हो जाएंगी। लेकिन अगर उन 20 में से 5 कंपनीज फ्लॉप हो गई, 10 कंपनीज ने एवरेज परफॉर्म करा और 5 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म करा, तो हमारा पोर्टफोलियो कई गुना ओवरऑल बहुत ऊपर चला जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन और रिसर्च यूँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें इन क्वेश्चन मार्क्स में से अच्छी कंपनी सेलेक्ट करनी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात हमारे जहन में बैठी रहे, हमारे दिमाग में बैठी रहे कि हमें इन क्वेश्चन मार्क्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो क्वेश्चन मार्क्स में कंपनीज रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर्स में होती हैं, बट उनको पैसा भी लगाना पड़ता है अपनी ग्रोथ के लिए। अब ये पैसा लगाने के बाद कंपनी ने बिजनेस ठीक से किया है या नहीं किया है, उनकी बिजनेस के जो भी पॉलिसीज़ बनाई उन्होंने, जो भी उन्होंने प्लान्स बनाए, वो प्लान्स अगर मटीरियलाइज हो गए, सही चल गए, तो कंपनी स्टार बनती है, वरना फ्लॉप होती है। अब हम आते हैं एक तीसरी कैटेगरी में, बीसीजी ग्रुप की जो तीसरी कैटेगरी है, जिसको वो कहते हैं कैश काउज। कैश काउज का मतलब है वो कंपनीज उन बिजनेसेस में काम कर रही है जहां बहुत ज़्यादा पैसा आपको रोज़ इन्फ्यूज़ नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा पैसा रोज़ अपने बिजनेस में पंप नहीं करना पड़ता अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। देखिए, एक तरफ है टेलीकॉम सेक्टर या एविएशन सेक्टर, जहां पे आपको अपना बिजनेस बढ़ाना तो छोड़िए, मेंटेन करने के लिए भी बहुत पैसा रोज़ डालना पड़ता है। बट एक तरफ है एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे आपने एक बार बिजनेस अपना बढ़ा लिया, उसके बाद पैसा आता रहता है, सामान बिकता रहता है, पैसा आता रहता है। अब आपको रोज़ तो साबुन बनाने के नए तरीके नहीं ढूंढने, रोज़ तो मस्टर्ड ऑयल बनाने के नए तरीके नहीं ढूंढने। अगर कोई स्टेशनरी की कंपनी है तो उसे रोज़ पेन बनाने के नए तरीके नहीं ढूंढने, रोज़ कॉपी बुक बनाने के नए तरीके नहीं ढूंढने। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना है, जो नया एडिशन आया बुक का वो चेंजेस करने हैं, नई किताब छाप के आगे निकाल देनी है। आपके पास कागज़ आया, उसकी आपने रफ रजिस्टर, फेयर रजिस्टर, स्कूल की कॉपीज़ जो बनानी है बनाई और आगे भेज दिए। साबुन, आपका जो ब्रांड चल रहे हैं उनको और प्रमोट करा, उसी में थोड़ा बहुत और हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए। तो बहुत ही मिनिमल एक्सपेंसेस पे या एक्सपेंसेस बढ़ाए बिना भी वो अपना बिजनेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ग्रोथ पॉपुलेशन के साथ एफएमसीजी सेक्टर में होती है, आबादी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की सेल भी बढ़ती है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पेस्टल एनालिसिस में हमने पढ़ा था, सोशो कल्चरल चेंजेस जो होते हैं, उससे कभी कुछ प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा, कभी कुछ प्रोडक्ट्स की कम। तो इस तरीके से वो कंपनीज काम करती रहती हैं। अब आप भी मुझे बताइए कैश काउज के कुछ एग्जांपल्स। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC, ये वो एग्जांपल्स हैं जो FMCG सेक्टर में काम कर रहे हैं। खूब सारा कैश ये जनरेट करते हैं, घर घर में इनका सामान है, इनके साबुन है, इनके शैम्पूज़ हैं। विप्रो का जो FMCG विंग है, इनका सामान जैसे मैंने कहा घर घर फैला हुआ है, हर घर में इनके साबुन, शैम्पू, तेल इस्तेमाल होते हैं। अब रोज़ इनोवेशंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामान रोज़ बिकता है, तो ये बन जाते हैं कैश काउज। बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी, लेकिन बिजनेस उस लेवल पे मेंटेन रहेगा। कई लाख करोड़ों की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंचने के बाद अब कोई ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रह जाती। उतना भी कैश फ्लो अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, उतने प्रॉफिट्स भी अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, तो EPS ही इतनी जनरेट हो जाती है कि आपके शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है। और यहीं से हमें इन कंपनीज़ में एक स्टेबल 10-15% की ग्रोथ हर साल मिलती रहती है, अगर हम लंबे समय तक इनमें इन्वेस्टेड रहें। और थोड़ा सा अगर हम इनके शेयर को मैनिपुलेट कर लें, यानी कि मान लीजिए हमने कुछ लाख रुपए की होल्डिंग विप्रो में बना ली, कुछ लाख रुपए की होल्डिंग ITC में, और हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया। थोड़ा सा शेयर बढ़ा, हमने बेच दिया, थोड़ा नीचे फिर खरीद लिया। थोड़ा सा भी अगर हम एक्टिवली मैनेज कर लेंगे तो हमारा रिटर्न और बढ़ जाता है। उसके बाद ये कंपनीज डिविडेंड्स भी बहुत देती हैं, क्योंकि इन्हें ग्रोथ के लिए बहुत पैसा तो चाहिए नहीं होता, तो इसलिए हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी भी होती हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे शेयर हैं इन कंपनीज़ के, तो डिविडेंड की इनकम का भी मज़ा हम ले सकते हैं। बोनसेस भी कई बार इनमें आ जाते हैं, क्योंकि वही जब ज़्यादा कैश कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है तो वो बोनस के रूप में शेयर्स दे देती है। तो ये जो कैश काउज हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी रहती है स्टेबल इनकम के लिए और स्टेबल पोर्टफोलियो के लिए। बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ग्रोथ फेज़ में नहीं है, ये तो स्टेबल फेज़ में आ चुकी है। एक और एग्जांपल कैश काउ का है डाबर। डाबर भी FMCG सेक्टर में है और उसका सामान इस तरीके से बिकता रहता है। तो कैश काउज को सिलेक्ट करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्टेबल हैं कंपनीज, इनके बिजनेस पे हमें नज़र भी रखनी होती है कि बिजनेस ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाए,
अगर कंपनी अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही है, थोड़ा सा उससे फिर होशियार रहना चाहिए। हालांकि ये इतनी बड़ी कंपनीज ऐसा काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ ज़्यादातर किताबी बातें होती हैं, इस तरह के रेडिकल डिसीजन से नहीं लेते हैं। और हमारे सामने अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब हम ही उससे सीख गए तो इतने बड़े कॉर्पोरेट तो उससे सीख ही जाएंगे। तो अब ज़्यादातर कंपनीज बहुत अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश नहीं करती है। तो कैश काउज के ये फ़ायदे होते हैं, और बस एक नुकसान होता है कि इसमें मल्टीपैकर बनने के चांसेस कम होते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं डॉग्स, जिसका सिंबल है डॉग। डॉग का मतलब है कि वो बिजनेस सेगमेंट्स जहां ग्रोथ बहुत ज़्यादा अब नहीं है। देखिए, स्टार्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और कैश काउज में एक स्टेडी बिजनेस ग्रोथ थी। क्वेश्चन मार्क्स में वो सेगमेंट्स थे जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। कंपनीज का शेयर छोटा था, स्टार्स में कंपनीज का शेयर बड़ा था। डॉग्स में उस बिजनेस सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है। इसको एफएमसीजी से कंफ्यूज मत करिएगा। एफएमसीजी में एक स्टेडी ग्रोथ है, बट डॉग्स में जो कैटेगरी में आएंगे, जो सिंबल में आएंगे, उन कंपनीज में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। और अगर है भी तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और एक्सपेंशन के लिए भले ही सेक्टर ग्रो करता है, बट अगर आपको ज़रा भी एक्सपैंड करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। क्या आपको एग्जाम्पल ऐसा सोच सकते हैं ऐसे सेक्टर का? हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, रेस्टोरेंट का बिजनेस या होटल्स का बिजनेस। इसमें होटल इंडस्ट्री भले ही ग्रो करे, लेकिन पहली बात तो होटल इंडस्ट्री बहुत रैपिड रेट से ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर एक होटल चेन को ग्रो करना है तो एक नया होटल खोलना पड़ेगा, चाहे वो 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, 10 स्टार हो, उसके लिए फिर पैसा चाहिए। तो आपको कैश तो बहुत सारा चाहिए होता है अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा, अगर उन्हें वही बिजनेस भी मेंटेन करना है तो उनके रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वही होटल्स मेंटेन करने के लिए, सर्विसेज मेंटेन करने के लिए आपके पास गेस्ट आए या ना आए, लेकिन आपको होटल तो अपना मेंटेन करना ही पड़ेगा, अपना रेस्टोरेंट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेसेस हमेशा खर्चे से भरे हुए होते हैं, इनके ऊपर खर्चे बहुत होते हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं, ग्रोथ रेट कम होता है, और ग्रोथ अचीव करने के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो बीसीजी एनालिसिस में ये 4 कैटेगरीज थी। पहली थी स्टार्स के सामने क्वेश्चन मार्क्स के बाद कैश काउज, और कैश काउज का अपोजिट डॉग्स। इन चारों कैटेगरीज में जब हम एक कंपनी को रखने की कोशिश करते हैं, चारों में से किसी एक कैटेगरी में जब हम कंपनी को रखने की कोशिश करते हैं, तो 2 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, गलती से भी कंपनी की कैटेगरी गलत ना हो जाए। हमें यह ध्यान रखना है कि हम कंपनी को सही कैटेगरी में प्लेस करें। जैसे मैंने कहा, अगर इन्फोसिस स्टार है तो वो स्टार है, उसे हम गलती से भी कैश काउ में ना लाएं। कैश काउज में अगर हम कंपनी को रख रहे हैं, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज़ हैं या स्टेशनरी गुड्स वाली प्रिंटिंग कंपनीज़ हैं, ध्यान से उन कंपनीज़ को उसमें रखा जाए, उनके मार्केट शेयर को देखते हुए। फिर क्वेश्चन मार्क्स में जब हम कंपनीज़ को रखें तो इन कंपनीज़ को ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि यही वो कंपनीज़ हैं जिनमें हमें सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। चौथी कैटेगरी जो डॉग्स की है, उसमें जब हम एक कंपनी को रख देते हैं तो बेटर है कि हम उस कंपनी से अब दूर रहें, क्योंकि इन सेक्टर्स में हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा और बहुत ज़्यादा कैश जनरेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। हमेशा छोटे मार्जिन्स पे और चैलेंजेस के साथ ही काम आगे बढ़ेगा। बीसीजी एनालिसिस इसलिए पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जहाँ पोर्टर्स में और पेस्टल में हम इंडस्ट्री को ओवरऑल एनालाइज करते हैं, वहीं बीसीजी एनालिसिस में हम इंडस्ट्री और कंपनी को आपस में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। कंपनी और इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करे बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इसलिए बीसीजी एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। अगर कोई भी बात ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई तो इस लेक्चर को एक बार और सुन लीजिए। हम अब बढ़ेंगे नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसको अगले वीडियो में कवर करते हैं ताकि उसको भी हम बहुत डिटेल में कवर कर सकें। जय हिंद।